जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 11 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त किया है? आंसर हो जाएगा केन्या। तो देखिए, जो स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग है, इससे मुक्त हो गया है केन्या। तो इसकी घोषणा किसने की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। दोस्तों, इस उपलब्धि को हासिल करने वाला केन्या 10वां देश बना है, यानी अभी तक 10 देश इस रोग से मुक्त हुए हैं। बात करते हैं दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस रोग की। तो इसका जो नाम होता है वो होता है ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस। और ये किसके कारण फैलता है, किस परजीवी के कारण फैलता है? तो ये ट्रिपेनोसोमा नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण फैलता है। दोस्तों, इस रोग को फैलाने का काम कौन करता है? तो जो संक्रमित से मक्खी होती है उसके काटने से ये रोग फैलता है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो है बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, भ्रम, नींद की गड़बड़ी और व्यवहार में परिवर्तन। बात करें अगर हम केन्या की, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नैरोबी इसकी राजधानी है और कीनियन शिलिंग यहाँ की करेंसी है। इथियोपिया, सोमालिया, तंजानिया, युगांडा से इसकी सीमा लगती है। यह हिंद महासागर के किनारे पर स्थित है। प्रमुख झील है विक्टोरिया झील, लेकिन इसका यानी विक्टोरिया झील का जो 6% हिस्सा है वो केवल केन्या में है। और यह अफ्रीका का 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। केन्या की जो राजधानी है नैरोबी, वहां पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम यानी UN हैबिटेट। इन दोनों के मुख्यालय नैरोबी में हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 9 अगस्त को। ठीक है, तो 2025 में यह 9 अगस्त को मनाया गया है। हर साल ये 9 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, 2025 में ये 9 अगस्त को मनाया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो संस्कृत दिवस होता है ये हर साल श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, यानी जो रक्षाबंधन का दिन होता है, उस दिन ये मनाया जाता है। 2025 में यह 9 अगस्त को मनाया गया है और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो है संस्कृत भाषा की विरासत को याद करना, और उसी को ये समर्पित है संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस 1969 में भारत सरकार के द्वारा पहली बार मनाया गया था। संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन ऋषि मुनियों को याद किया जाता है और उनका पूजन भी किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान की जो थीम है वो है संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान और संस्कृति का मूल। संस्कृत सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 6 से 12 अगस्त 2025 तक यह मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल होने के लिए किस देश की यात्रा करेंगे? आंसर हो जाएगा इसका चाइना। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस साल SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चाइना जाने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगस्त माह के अंत में यानी इसी महीने के अंत में वो संघाई सहयोग संगठन के 2025 वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए चाइना जा सकते हैं। तो इस प्रकार की न्यूज अभी हाल ही में आई है। SCO का जो 25वां संस्करण है वो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चाइना के तियानजिन में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की यह चीन यात्रा 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद पहली बार होगी। बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन की या नई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो यह एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। 15 जून 2001 को संघाई चाइना में इसकी स्थापना हुई थी। यह संगठन यूरेशिया क्षेत्र के राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बना है। इसकी स्थापना 1996 में संघाई 5 नामक संगठन से हुई थी। यानी कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसे पहले संघाई 5 बोला जाता था। इसमें 5 देश शामिल थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। लेकिन वर्तमान में इसके 10 मेंबर हो गए हैं, जिसमें कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और उज्बेकिस्तान है। और जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें विश्व की 42% जनसंख्या निवास करती है और इसका सकल घरेलू उत्पाद दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 36% है।
मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रूसी और चीनी। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र की कुल लंबाई कितनी है जिसे भारतीय रेलवे ने ट्रायल रन में चलाया है? आंसर हो जाएगा 3.5 किलोमीटर। तो दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का अभी हाल ही में ट्रायल किया गया है और इसका नाम जो रुद्रास्त्र रखा गया है यह भगवान शिव से प्रेरित है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 4.5 किलोमीटर की और इसकी वैगन संख्या कितनी है? 354। इस प्रकार से ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी बन जाती है। और इंजन की संख्या कितनी है? 7। इसका जो अभी ट्रायल हुआ है ना, ये कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो गंज ख्वाजा स्टेशन उत्तर प्रदेश से लेकर गढ़वा रोड स्टेशन झारखंड तक हुआ है और इसने 209 किलोमीटर की दूरी तय की है लगभग 5 घंटे 10 मिनट में और इसकी जो औसत स्पीड रही है वो लगभग 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। यह मालगाड़ी मुख्य रूप से कोयला और भारी सामान को ढोने के लिए बनाई गई है। वर्तमान में दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया की BHP आयरन ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसकी लंबाई 7.3 किलोमीटर की है। दोस्तों, जो रुद्रास्त्र मॉडल या जो रुद्रास्त्र नामक जो मालगाड़ी है ये भविष्य में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी मालगाड़ी बन सकती है, उसका दर्जा दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स आर्थर लवेल जूनियर किस अंतरिक्ष मिशन के कमांडर थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा इसका अपोलो 13। ठीक है, तो अपोलो 13 के वो कमांडर थे, तो उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अपोलो 13 नासा का मिशन था और ये चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था लेकिन ये असफल रहा है। ठीक है, और उसमें कमांडर कौन थे? जेम्स आर्थर लवेल जूनियर। तो उनका भी हाल ही में निधन हुआ है 97 साल की उम्र में। देखिए दोस्तों, उनके द्वारा 4 बार अंतरिक्ष उड़ान भरी गई है जिसमें उन्होंने जेमिनी 7, जेमिनी 12, अपोलो 8 और अपोलो 13 में हिस्सा लिया है, यानी कि ये मिशन के नाम है। इन मिशन में उन्होंने हिस्सा लिया था। दोस्तों, जो अपोलो मिशन था ये 1970 में लॉन्च किया गया था, तो ऑक्सीजन टैंक में इसमें विस्फोट हो गया था। इसके बाद इस मिशन को रद्द करना पड़ा था और इसमें जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था उसको वापस लाना पड़ा था और इस पूरी प्रोसेस में जो कमांडर थे जिम लवेल थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें आज याद किया जा रहा है। दोस्तों, उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जो कि 1995 में बनी थी जिसका नाम था अपोलो 13, जिसमें टॉम हैंक्स ने उनका किरदार निभाया था। अपोलो 13 मिशन के बारे में कुछ और जानते हैं, तो इसको लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 1970 को। अपोलो 13 नासा का मिशन है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का सर्वेक्षण करना, नमूने एकत्र करना और प्रयोग स्थापित करना। इसके जो चालक दल थे, यानी कि इसमें कौन-कौन से अंतरिक्ष यात्री थे? कमांडर जिम लवेल, जैक स्विगर्ट और फ्रेड हेंच। तो ये 3 लोग इसमें शामिल थे और ये दुर्घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1970 को। इसमें ऑक्सीजन के टैंक में विस्फोट हो जाता है, इसके बाद मिशन को रद्द करना पड़ता है और स्पेसक्राफ्ट को वापस लाना होता है, जिसमें जो जिम लवेल थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मूल निवासियों को आत्मरक्षा हेतु ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा असम। तो दोस्तों, असम सरकार द्वारा जो मूल निवासी हैं उनको आत्मरक्षा के लिए ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। तो इसका लक्ष्य क्या है? यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस की जा रही है, ये जो निर्णय लिया गया है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है सीमावर्ती, संवेदनशील और सांप्रदायिक रूप से तनावग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले मूल असमिया नागरिकों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी कि जो सीमावर्ती इलाके में जो मूल असमिया नागरिक हैं, यानी कि जो असम के मूल नागरिक हैं, उनके लिए और जो संवेदनशील या सांप्रदायिक रूप से तनावग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें ये लाइसेंस दिया जाएगा ऑनलाइन हथियार का। दोस्तों, इसका उद्देश्य है आत्मरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना। बात करते हैं असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो असम में अभी हाल ही में निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की गई है। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने असम में भारत का पहला
एक्वा टेक पार्क अभी हाल ही में लॉन्च किया है। गज मित्र योजना अभी हाल ही में असम में शुरू की गई है। असम ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा दिया है, यानी कि जो ट्रांस समुदाय है उसको ओबीसी का दर्जा दिया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की भी घोषणा की है। असम का जो नाग शंकर मंदिर है ये कछुआ संरक्षण के लिए आधुनिक मंदिर बना है और असम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च की है। अच्छा दोस्तों, एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाना है आने वाले समय में जिसका नाम होगा असम सैट। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? असम की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए बाज अख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? आंसर हो जाएगा इसका पंजाब। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों कि जो पंजाब का बॉर्डर है ये पाकिस्तान से लगता है और पाकिस्तान के साइड से जो नशीली दवाएं हैं उनका उनकी तस्करी की जाती है। तो इस तस्करी को रोकने के लिए एक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। यानी ड्रोन के माध्यम से जो वहां से नशीले पदार्थ यहाँ पर भेजे जाते हैं उसको खत्म करने के लिए, उस पर निगरानी करने के लिए ये बाज अख नामक ड्रोन प्रणाली शुरू की गई है पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा। इस प्रकार से पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इस तरह की ड्रोन प्रणाली तैनात की है। पंजाब से पाकिस्तान से पंजाब की जो सीमा है वो 553 किलोमीटर लंबी है, जिसमें ड्रोन के जरिए नशीली दवाओं की तस्करी की जाती है, जो कि काफी बड़ी समस्या है। अब ये जो ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की गई है पंजाब सरकार के द्वारा, इसके लिए 51.4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों से अभी हाल ही में बैन हटाया है। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की है। पंजाब ने महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। पंजाब के सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उनके द्वारा हैदराबाद के राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर स्टेम सेल कल्चर यूनिट और 3D बायो प्रिंटर और क्रायो स्टोरेज शामिल है, यानी कि यहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टेम सेल की। तो स्टेम सेल क्या होती हैं? तो स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से भविष्य में नई कोशिकाएं तैयार की जा सकती हैं, जिससे टिश्यू बनाया जा सकता है। आगे जाकर के उनमें प्रयोगशालाओं में नए जीव का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और डीएनए वगैरह इन सभी की इसमें जांच की जा सकती है। तो ये होती है स्टेम सेल। तो इन्हीं को बचाने के लिए, इन्हीं को संरक्षित करने के लिए बायो बैंक यहाँ पर स्थापित की गई है, यानी हैदराबाद में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया निकल, तांबा और प्लेटिनम समूह तत्वों का भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा महासमुंद। तो दोस्तों, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में निकल, तांबा और प्लेटिनम समूह के तत्वों का भंडार पाया गया है। ठीक है, तो आप जिले का नाम जरूर याद रखिएगा, महासमुंद जिला है। तो ये जो खोज की गई है ये डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड के द्वारा की गई है और प्रारंभिक खोज में 700 मीटर लंबा खनिजीकृत क्षेत्र पाया गया है। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि जो निकिल, तांबा और प्लेटिनम समूह के तत्वों का जो भंडार है वो कहां पर पाया गया है? छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स द्वारा इबेको का अधिग्रहण किस अनुमानित राशि में किया गया है? आंसर हो जाएगा 34,600 करोड़। तो देखिए, टाटा मोटर्स तो भारत की कंपनी है, तो इसने इटली की जो इबेको कंपनी है उसका अभी हाल ही में अधिग्रहण किया है, यानी कि उसमें ज्यादा हिस्सेदारी उसने अपने कब्जे में कर ली है। इस प्रकार से जो इबेको कंपनी है उसका अधिग्रहण टाटा मोटर्स ने कर लिया है और इसका जो अधिग्रहण किया गया है वो 34,600 करोड़ यानी कि
3.8 बिलियन यूरो में इसका अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो इटली की एबेको कंपनी है, यह कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी है। दोस्तों इस प्रकार से हमने डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई-बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों आपको 1 ईयर कंप्लीट करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी, तो ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। अच्छा, इस बैच पर अभी रक्षाबंधन के अवसर पर एक छूट मिल रही है। छूट के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है, राखी 500, ठीक है? तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी। ये जो कोर्स है ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को कवर करने वाला कोर्स है। इसकी वैलिडिटी है 3 साल की, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जीके जीएस कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 107वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? मोल्दोवा। यू मिंट सिवे किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका निधन हुआ है? म्यांमार। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड किस राज्य में वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? मध्य प्रदेश। एम एस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार 2025 प्रोफेसर एडेनेले को प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? नाइजीरिया। हाल ही में साइन मिशन किसने शुरू किया है? आईसीएमआर ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे कैंसरकारी घोषित किया गया है? हेपेटाइटिस डी। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? संजय लीला भंसाली। 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 के लिए किस देश को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? भारत। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किस शहर पर कब्जा करने का प्रस्ताव पेश किया है? गाजा। ओला उबर को टक्कर देने के लिए सहकारी समितियां कौन सा ऐप लॉन्च करेगी? भारत टैक्सी ऐप। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर डिस्कस करेंगे। यूएन का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है, डब्ल्यूएचओ का जिनेवा स्विट्जरलैंड में और विश्व व्यापार संगठन का भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यूके में है और यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में, ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो भारत का पहला सैटेलाइट था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर आर्यभट्ट बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सभी करंट अफेयर्स की ई-बुक वगैरह मिल जाएगी, ठीक है? तो इनको प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई-बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। और दोस्तों आपको बता दें कि आप ऐप पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के ये टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ।